हेलो एंड वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का एक नया लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप कॉपी और पेन लेके फटाफट तैयार हो जाइए। पिछले लेक्चर में हमने क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। 4 श्रेणियां हमने अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों की डिस्कस की थी। अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इन क्रिस्टलीय ठोसों की स्ट्रक्चर, इनकी संरचना, कि इनमें जो भी अवयवी कण होते हैं, उसका अवयवी कण अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, जो भी उसका अवयवी कण हो, उनकी व्यवस्था क्या है, वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है अंदर की, ये आज के इस लेक्चर में हम बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों की स्ट्रक्चर हम जब भी बच्चों पढ़ते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आती हैं, और वो है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल लेटिसेस एंड यूनिट सेल्स। इन दोनों को बहुत अच्छे से पहले समझना जरूरी है, इन्हीं से फिर स्ट्रक्चर की जो बात है वो आगे बढ़ेगी। तो फटाफट अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लें, क्रिस्टल जालक। यहां से आज की बात को हम शुरू करेंगे। क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, इनमें आपस में क्या संबंध है, एक छोटे से उदाहरण की सहायता से, दैनिक जीवन का एक सरल सा उदाहरण लेते हैं हम, उसकी सहायता से पूरी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि ईंटों से दीवार बनती है। एक ईंट को आप एक यूनिट सेल, एक एकक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका मान सकते हैं, और उन ईंटों को बार बार रखते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो उससे दीवार बनकर तैयार हो जाती है। दीवार को हम यहां पर समझेंगे क्रिस्टल जालक। तो ईंट है वो एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल है, इकाई है, और उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उससे बनकर क्या तैयार हो गई, दीवार, क्रिस्टल जालक। तो ये ईंट और दीवार में जो संबंध है, वही संबंध यहां पर बच्चों एकक कोष्ठिका में और क्रिस्टल जालक में है। तो दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपके। अब क्रिस्टल जालक आप हेडिंग डाल लें और एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें कि त्रिविम में, 3D में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, कि जो पार्टिकल्स हैं उसके अवयवी कण हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो त्रिविम में अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में टोटल यदि हम देखेंगे भी कितने प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, तो ब्रेवे ने इस मामले में विस्तार से डिटेल में अध्ययन किया था, और उन्होंने बताया कि क्रिस्टलीय ठोसों में कुल 14 प्रकार के जो ये व्यवस्थाएं हैं अवयवी कणों की, वो पॉसिबल हैं, और इन्हीं के सम्मान पर क्रिस्टल जालकों को ब्रेवे क्रिस्टल कहा जाने लगा। तो ये डेफिनेशन आ गई अपने, ये हेडिंग डाल लिया आपने क्रिस्टल जालक, और नीचे डेफिनेशन आ गई कि त्रिविम में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। फिर नीचे ये बात पैराग्राफ बदलते हुए आपने लिख ली कि कुल 14 त्रिविमीय जालक संभव हैं, और इन्हें ब्रेवे जालक कहा जाता है। उसका कारण हमने डिस्कस कर लिया। ब्रेवे जालक क्यों कहा जाता है? ब्रेवे जालक इसलिए कहा जाता है कि ब्रेवे ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था। तो टोटल 14 प्रकार की क्रिस्टल जालक पॉसिबल है। चलिए, ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब क्रिस्टल जालक की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्रिस्टल जालक के, अब आप डेफिनेशन के नीचे आप क्या करोगे, ये हेडिंग डालोगे, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, क्या क्या खास बातें होती हैं क्रिस्टल लेटिस की। यहां पर साथ साथ समझने के लिए इसको देखते जाएंगे हम क्रिस्टल जालक को। तो देखिए, पहली विशेषता आपको नोट करनी है, पहला पॉइंट इसका, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। देखिए, इस क्रिस्टल जालक में जितने भी ये पॉइंट हैं, बिंदु हैं, जितने भी, उनको कहा जाता है जालक बिंदु कह सकते हो, या फिर जालक स्थल। तो ये पॉइंट्स हैं लेटिस के, जालक बिंदु हैं, ये सारे जालक बिंदु हैं, दिख रहे हैं। अब दूसरी बात, प्रत्येक जो जालक बिंदु है,
जितना अंडरलाइन किया है वही बात आपको लिखनी है। प्रत्येक जालक बिंदु अवयवी कण को निरूपित करता है। जहां जहां जालक बिंदु है वहां अपने को एक अवयवी कण स्थित मानना है। यहां जहां जहां जालक बिंदु है ना, ये जालक बिंदु, इसका मतलब यहां पर एक अवयवी कण है, एक अवयवी कण यहां पर है, एक अवयवी कण यहां पर है। हर जालक बिंदु पर एक अवयवी कण स्थित है। क्लियर है बात? चलिए, यदि इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाए तो जालक की ज्यामिति व्यक्त होती है। जितने भी जालक बिंदु देखो, इनको सीधी रेखा द्वारा जोड़ रखा है ना, जैसे ये जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु है, सीधी रेखा द्वारा जोड़ दिया। फिर ये जालक बिंदु है और इन दोनों को सीधी रेखा द्वारा जोड़ दिया। सारे जालक बिंदुओं को यदि हम सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें पूरे क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त हो जाएगी कि किस प्रकार की ज्यामिति में वो सारे कण व्यवस्थित हैं। तो ये तीन सरल सी विशेषताएं, सरल सी बातें क्रिस्टल जालक से रिलेटेड क्या क्या है बच्चों, कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक जो बिंदु है वो जालक बिंदु कहलाता है। नंबर 2, हर जालक बिंदु पर एक अवयवी कण स्थित होता है। नंबर 3, जालक बिंदुओं को यदि सरल रेखाओं द्वारा जोड़ा जाए तो पूरे क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त हो जाती है। क्लियर है बात? तो क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन लिखनी है। 14 तरह के होते हैं, इन्हें ब्रेवे जालक कहा जाता है और ये 3 इसके अभिलक्षण। ये डायग्राम केवल और केवल हमारे समझने के लिए है, इसको कॉपी में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, अब ये पूरे क्रिस्टल जालक की हमने बात की, अब आती है इसकी इकाई, यूनिट। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आपकी कॉपी में ये आ जाएगा, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। ये नया हेडिंग है अपना, फटाफट इसको नोट करें। हेडिंग डाल लें, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। तो यूनिट से ही बात क्लियर हो गई कि पूरा जो क्रिस्टल जालक है उसके छोटे से छोटा उसका जो पार्टिकल है वो इसकी यूनिट सेल है, जिसको बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल जालक बनता है। जैसे ईंट को रिपीट करने से दीवार बनती है, ठीक वैसे ही। तो ये हेडिंग नोट कर लिया आपने। उसके बाद इसमें ये डेफिनेशन अपने को लिखनी है कि एकक कोष्ठिका क्या होती है। उसकी डेफिनेशन है कि क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग, वह छोटे से छोटा भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में यदि हम बार बार पुनरावृत्त करें, बार बार रिपीट करें, तो पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। यानी यूनिट सेल को विभिन्न दिशाओं में बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो वह लघुत्तम भाग जिसको बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल जालक बनता है, उस लघुत्तम भाग का नाम है एकक कोष्ठिका। क्लियर है बात? बिल्कुल, एकक कोष्ठिका की डेफिनेशन हो गई है। अब उसके नीचे की लाइन में अपन नोट करेंगे एकक कोष्ठिका के अभिलक्षण, खास बातें, विशेषताएं क्या है एकक कोष्ठिका की। जैसे क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण पढ़े हमने, ठीक वैसे ही यूनिट सेल के जो अभिलक्षण है वो यहां पर हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, 2 खास बातें हैं, अच्छे से समझना है, इसको बहुत काम आएंगी अपने ये आगे। तो पहला जो इसका अभिलक्षण है वो देखें, उसके यानी एकक कोष्ठिका के तीनों किनारों की विमा ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी द्वारा व्यक्त की जाती है। उसके तीनों किनारों की विमाओं को इस तरह से लिखें आप, विमाओं को ए बी सी के द्वारा और फिर आगे जोड़ें व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और फिर आगे बच्चों जोड़ेंगे इन्हें अक्षीय दूरी कहते हैं। इस तरह से नोट करेंगे। समझें दोबारा बात को, आपको क्या लिखना है। पहली जो इसकी विशेषता है, अभिलक्षण, आपको पहला क्या नोट करना है कि इसके तीनों किनारों,
पहली बात तो जो एकक कोष्ठिका होती है उसके कोने और किनारे में अंतर समझे आप। कोना, कॉर्नर, जैसे ये यूनिट सेल बनी हुई है तो ये इसका कोना है, कॉर्नर है ये। और किनारा क्या होता है? एज। इंग्लिश में जो वर्ड है EDGE, एज, किनारा, ये इसका किनारा है। ये देखिए, ये इसका किनारा है, एज है, ये इसका किनारा है। तो ये इसमें जो फर्क है, जो अंतर है, जैसे अपना क्लासरूम में आप देखते हैं चौक का जो बॉक्स होता है ना, डिब्बा चौक का, उसमें कोना, कॉर्नर और उसका किनारा, एज। तो ये इसका किनारा है, ये किनारा है, ये इसका किनारा है, और ये कोना है, ये कोना है, यहां पर ये कोना है, ये इसका कोना है। तो दोनों शब्दों में जो अंतर है इसको आप समझें, कोना और किनारा। तो उसके किनारों की जो विमाएं हैं ABC, इसको यहां पर दिखाया गया डायग्राम को अच्छे से देखें बच्चों। देखिए यहां पर एक अवयवी कण है, यहां देखिए ये किनारा, इसको A द्वारा दिखाया गया है, ये किनारा इसका B द्वारा दिखाया गया है, ये किनारा उसका, इसको C द्वारा दर्शाया गया है। तो एकक कोष्ठिका के किनारे की जो विमा होती है ABC द्वारा व्यक्त किया जाता है, और ये जो किनारे की विमाएं हैं जो ABC हैं, इन्हें बच्चों अक्षीय दूरी कहा जाता है। तो इस तरह से आप नोट करें कि इसके तीनों किनारों की विमाओं को ABC के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इन्हें अक्षीय दूरी कहते हैं। तो एक अभिलक्षण क्लियर हो गया आपके। किसी भी एकक कोष्ठिका के किनारों की जो विमाएं होती हैं उन्हें अक्षीय दूरी कहा जाता है, और इन्हें स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब दूसरा अभिलक्षण है कि ये जो किनारे हैं या जो एज है, या जिन्हें कोर कहते हैं हम, कोर, किनारा, एज, उनके बीच का जो कोण होता है इन्हें एल्फा, बीटा और गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है बच्चों। एक जगह एक साथ ही लिख लेना आप इनको। किनारों यानी कोरों के मध्य कोण एल्फा, बीटा और गामा के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ऐसे इसमें आप आगे जोड़ देना, व्यक्त किए जाते हैं, और आगे इसमें जोड़ेंगे इन्हें अक्षीय कोण कहते हैं। इस तरह से पूरा बन जाएगा बच्चों। आप किनारों यानी कोरों के मध्य का जो कोण है, किनारों की लंबाई जो है, उसके लिए तो हमने स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c काम में लिया है, और उन दो किनारों के बीच का जो कोण है, किनारों के बीच का कोण है, उन्हें एल्फा, बीटा, गामा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इन्हें अक्षीय कोण कहते हैं। इस तरह से लिखना, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी इससे। तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से इसमें चेंज करके नोट कर लिया ना आपने, कि किनारों के बीच के कोण एल्फा, बीटा, गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इन्हें अक्षीय कोण कहते हैं। अब यह अक्षीय कोण कहां बनता है, आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको। ये देखिए, कोई भी दो किनारे हैं या अक्षीय दूरियां, देखो ये किनारा और ये किनारा, बी और सी के दोनों एज हैं, ये किनारा है, ये किनारा है, तो दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है बच्चों, देखो इस कोण को कहा है एल्फा। इसी प्रकार से ये किनारा है, ये किनारा है, तो इनके बीच में ये कोण बन रहा है ना बच्चों, इसको कहा है गामा। और ये किनारा इसका और ये किनारा, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है उसको कहा है बीटा। क्लियर बात? तो कोई भी किनारा है, कोई भी एज है, उसकी जो लंबाई है वो तो है अक्षीय दूरी,
पहले पॉइंट में किनारों की जो विमा, किनारे की जो लंबाई है वो तो कहलाती है अक्षीय दूरी, और पास पास के जो दो किनारे होते हैं उनके बीच का जो कोण होता है उसको कहा जाता है अक्षीय कोण। तो अक्षीय दूरियों के लिए सिंबल काम में लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और अक्षीय कोण के लिए सिंबल काम में लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक सेंटेंस में लास्ट में बच्चों आपको और लिखना है नीचे इस प्रकार, एकक कोष्ठी का 6 पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा गामा द्वारा अभिलक्षणित होती है। यानी पूरी एकक कोष्ठिका को 6 पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। वो एकक कोष्ठिका कैसी है, उसकी विशेषता 6 पैरामीटर के आधार पर तय होती है, और इन 6 पैरामीटर्स में से 3 तो है अक्षीय दूरी वाले स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और 3 है अक्षीय कोण वाले अल्फा, बीटा और गामा। तो ये लास्ट में एक कंक्लूजन के रूप में एक लाइन नीचे और आ जाएगी कि एकक, इस प्रकार एकक कोष्ठिका 6 पैरामीटर द्वारा, 6 पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा गामा द्वारा अभिलक्षणित होती है। यानी उसकी सारी विशेषताएं आ जाती हैं उसमें। 6 पैरामीटर बता दें तो वो कौन सी एकक कोष्ठिका है, उसकी क्या क्या खास बातें हैं, सारी उसमें आ जाती है। तो ये दोनों अभिलक्षण आपको लिखना है जिस ढंग से मैंने बताया उस ढंग से, और साथ में ये वाला जो डायग्राम है बच्चों ये भी आपको बनाना है, क्योंकि उसमें दोनों चीजें समझाई गई हैं कि अक्षीय दूरी क्या है और अक्षीय कोण कौन से है। तो ये डायग्राम बनेगा, ये नहीं बनाना अपने को, लेकिन ये बनाना है। और जिस ढंग से एबीसी अल्फा बीटा गामा इसमें शो किए गए हैं, अपने को भी उसी ढंग से अपने को इसमें करना है। ठीक है, डायग्राम का साफ सुथरा चित्र देखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। ए बी सी अल्फा बीटा गामा इसमें दिखाए गए। तो ये यूनिट सेल हमारे समझ में आ गई कि इसमें किनारों की जो विमा, किनारों की जो लंबाई होती है वह अक्षीय दूरी होती है, किनारों के बीच का जो कोण होता है वो अक्षीय कोण होता है। अब ये जो तीनों प्रकार की अक्षीय दूरियां हैं, अब वो एक समान है या अलग अलग हैं? अक्षीय कोण एक समान है या अलग अलग हैं? एकक कोष्ठिका है तो उसमें अवयवी कण कहां कहां स्थित हैं? केवल कोनों पे हैं या कोनों के अलावा बाकी जगह भी हैं? ये सारी जो बातें हैं इसके आधार पर जो एकक कोष्ठिका होती है वो कई प्रकार की होती है। यहां अपने पास ये डायग्राम बना हुआ है तो इसका यूज करते हुए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, और फिर आगे इसके जो प्रकार हैं एकक कोष्ठिका के उनको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखो ये एक घनीय एकक कोष्ठिका है। इस चैप्टर में वैसे तो देखो क्रिस्टल जालक के कई प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें सबसे सरलतम रूप जो है घनीय क्रिस्टल जालक, उसी को बेस बनाकर हमें सारा पढ़ना है। अब इसमें देखिए हमारी एकक कोष्ठिका क्या है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं वो हम कर चुके हैं। अब अगर किसी एकक कोष्ठिका में केवल कोनों पर अवयवी कण हो, अवयवी कण यदि केवल कोनों पर हैं, जैसे यहां कोने पे हो गया, यहां कोने पे हो गया, ये कोने पे हो गया है ना, ये अवयवी कण ये कोने पे हो गया, यहां कोने पे हो गया अवयवी कण। इस प्रकार से यदि अवयवी कण केवल कोनों पर हैं, केवल कोनों पर यदि अवयवी कण है तो उसको कहेंगे सरल, सिंपल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबसे सरल प्रकार एकक कोष्ठिका का यही होता है कि उसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं, कोनों के अलावा अवयवी कण कहीं भी नहीं होते उसमें, तो उसको कहा जाता है सरल। जैसे ये मैंने दिखाया तो ये सरल है। अगर किसी एकक कोष्ठिका में कोनों के अलावा दूसरी जगह भी अगर उसमें अवयवी कण हैं तो वो कहलाएगी केंद्रित, सेंटर्ड। तो केंद्रित में कोनों पर तो अवयवी कण है ही हैं, इसके अलावा दूसरी लोकेशन पर भी होते हैं। अब दूसरी लोकेशन में कहां है
इस आधार पे तीन प्रकार है। अगर इस यूनिट सेल के बिल्कुल बीचों बीच, जो यूनिट सेल हमारी है घन के आकार की, उसके बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच अगर एक अवयवी कण और है उसमें, तो उसको कह देंगे काय केंद्रित। उसकी जो बॉडी है यूनिट सेल की उसके केंद्र में है, तो बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित। और अगर जो फलक है, देखो घन आपकी सबका देखा हुआ है, घन में फलक या सरफेस कितनी होती है? 6 होती है। कोई भी घन होता है तो ऊपर की सतह फलक, नीचे की और 4 साइड में। तो 4 सरफेस फलक साइड में होती है, एक ऊपर एक नीचे, टोटल 6 होती है। तो कोनों पर अवयवी कण है ही है। इसके साथ साथ जो प्रत्येक फलक है, जैसे ये ऊपर की फलक है इसके केंद्र में हो गया, ये साइड की फलक है इसके केंद्र में हो गया, ये नीचे की फलक है इसके केंद्र में हो गया, ये साइड के इसमें हो गया, दोनों आमने सामने के उनके सेंटर में। प्रत्येक फलक के केंद्र में भी अगर अवयवी कण है तो वो हो गया फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड, हर फलक के केंद्र में भी है। और एक होता है अंत्य केंद्रित, उसमें कोई भी दो आमने सामने की जो फलक है, कोई भी दो, उन आमने सामने की जो फलक है उनके बिल्कुल बीचों बीच, सभी आमने सामने की फलक है उनके बीच में होता है, वो तो बॉडी सेंटर्ड होता है। ऊपर नीचे वाले की देखेंगे बीच में आएगा, साइड वाले दोनों देखेंगे बीच में आएगा, आमने सामने वाले दोनों देखेंगे उनके सबके बीच में है, तो वो तो बॉडी सेंटर्ड है। और जो सबके बीच में नहीं है, लेकिन कोई भी दो आमने सामने की फलक है उनके बिल्कुल सेंटर में, अगर उनके बराबर दूरी पर अगर एक अवयवी कण और स्थित है तो उसको कहेंगे अंत्य केंद्रित। ये डायग्राम से इस बात को हमने समझा। डेफिनेशन इनकी और देख लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं हम डेफिनेशन की ओर। चलिए, डेफिनेशन ये आ गई बच्चों, देखो ये देखो, ये प्रकार, ये नेक्स्ट हेडिंग आपकी कॉपी में ये आ जाएगा, नेक्स्ट हेडिंग ये आ जाएगा, आध्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो यहां पर बच्चों आप लिखेंगे कि सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल लेंगे, इस हेडिंग की अपने को जरूरत ही नहीं है, आप सबसे पहले ये हेडिंग डाल लेंगे आध्य एकक कोष्ठिका, या इसी को अपन कह देते हैं सरल एकक कोष्ठिका। ये सबसे सरलतम रूप होता है बच्चों एकक कोष्ठिका का, प्रीमिटिव यूनिट सेल्स, सबसे सरलतम प्रकार एकक कोष्ठिका का, आध्य एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने पीछे डिस्कस किया कि इसमें क्या होता है, जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर होते हैं, सिर्फ कोनों पर, कोनों के अलावा कहीं भी अवयवी कण नहीं है, सिर्फ कोनों पे है। जैसे घनी एकक कोष्ठिका, घन में 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण है। तो इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होती है उसे आध्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। डेफिनेशन नोट कर लें आप अपनी नोटबुक में कि जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे आध्य सरल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। यह डेफिनेशन हो गई इसकी, क्लियर है बात। चलिए, अब नेक्स्ट प्रकार बच्चों, अगला आप हेडिंग लिखेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कोनों पर अवयवी कण तो है ही है, इसके अलावा और भी अवयवी कण एकक कोष्ठिका में उपस्थित होते हैं। तो कोनों के अलावा और अगर है तो वो केंद्रित एकक कोष्ठिका की कैटेगरी में आएगी, सेंटर्ड में आएगी। अब वो कहां है, उसके बीचों बीच है या प्रत्येक फलक के सेंटर में है या किन्हीं दो विपरीत आमने सामने की फलक के बिल्कुल बीच में समान दूरी पर है, कहां है वो, इस कहां है, इस आधार पर इसके ये 3 प्रकार हैं जो आप देख रहे हैं। तो केंद्रित
या सेंटर्ड का मतलब हो जाएगा कि जिस एकक कोष्टिका में कोनों के अलावा दूसरी लोकेशन पर भी अवयवी कण है तो वो केंद्रित एकक कोष्टिका है। देखो इसकी डेफिनेशन, जब एकक कोष्टिका में एक या अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों वाले तो है ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। डेफिनेशन इसकी है, वो पूरी बात को क्लियर कर रही है। डेफिनेशन नोट हो गई अपने। चलिए अब 3 प्रकार की होती हैं, यानी वो एक्स्ट्रा जो अवयवी कण है वो कहां स्थित हैं, इसके आधार पे 3 प्रकार की संभावनाएं। संभावना नंबर 1, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित, इसी का दूसरा नाम होता है काय केंद्रित। पहली जो है ना ऑब्लिक करके आप लिख लेना इसमें, काय केंद्रित। नंबर 1 काय केंद्रित या अंतः, ये देखो इनमें दोनों में अंतर करना, अंतः और अंते, एंड, और ये अंतः काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। तो नंबर 1 आप लिखेंगे काय केंद्रित ऑब्लिक अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें क्या होगा, इस एकक कोष्टिका में एक अवयवी कण कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त, कोनों में तो सब में ही होता है, सरल में ही होता है, उसके अलावा एक अवयवी कण उसके अंतः केंद्र में होता है। अंतः केंद्र, या उसके लिए आप कह सकते हैं काय केंद्र। केवल केंद्र भी आप लिख सकते हो, सिर्फ केंद्र लिख दो, सेंटर। अंतः केंद्र यानी उसका अंदर का जो सेंटर है, जो उसकी बॉडी है, काय है, उसका जो बीचों बीच का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वहां पर एक अवयवी कण उसमें एक्स्ट्रा होता है। कोनों पर जो अवयवी कण है वो तो है ही है, उसके अलावा एक अवयवी कण उसके अंतः केंद्र, उसके काय केंद्र में होता है, तो उसको कहेंगे काय केंद्रित अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। क्लियर है बात? चलिए अब इसके बाद नंबर 2। नंबर 2 है बच्चों फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको अपन कहेंगे फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। जैसे कि अपन ने डिस्कस किया कि जो घन होता है उसमें 6 फलक होती हैं, 6 फेस होते हैं उसमें, ऊपर नीचे और 4 साइडों में, टोटल 6 फेस उसमें होते हैं। हर फेस के सेंटर में, कोनों पर तो अवयवी कण है ही है, उसके अलावा हर फलक के, हर फेस के सेंटर में एक एक अवयवी कण एक्स्ट्रा हो तो वो फलक केंद्रित है, फेस सेंटर्ड है, नाम ही बता रहा है इसका। ऐसी एकक कोष्टिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त, देखो कोनों में तो सभी, चाहे कोई भी प्रकार हो एकक कोष्टिका का, सब में होंगे, उसके अलावा कहां है, तो उसके अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। कोनों पर जो अवयवी कण हैं उनके अलावा प्रत्येक फलक के, ईच फेस, प्रत्येक फलक के केंद्र में एक अवयवी कण होता है। तो टोटल 6 फलक होती हैं, तो 6 फलक के सेंटर में एक एक अवयवी कण, एक एक पार्टिकल और उपस्थित होता है। क्लियर है बात? अब इसके बाद तीसरी संभावना बच्चों इसकी, और वो है अंतः केंद्रित। इसको अपन कहेंगे एंड सेंटर्ड, अंतः केंद्रित। इसमें क्या होता है, कोई भी घनीय जैसे होती है ना, एक फटाफट अगर मैं बनाऊं इस प्रकार से घनीय एकक कोष्टिका, अपन समझते हैं इससे इस बात को। ये देखिए, अब जैसे ये साइड की फलक है, ये साइड की फलक है, दोनों के बिल्कुल बीच में यहां आ गया, तो ये और ये आमने सामने की दोनों फलक हैं, उनका एक तरफ का नीचे वाला जो एंड है
समझना बात को। जैसे ये फलक है, ये आमने सामने की फलक की बात कर रहा हूं मैं, ये एक फलक है, सरफेस है, ये उसके सामने दोनों फलक हैं। उन दोनों फलक का ये तो ऊपरी एंड है, अपर एंड है, और ये इस फलक का नीचे वाला एंड है। तो ये फलक नीचे वाले जो एंड हैं दोनों के, ये रहा इस फलक का एंड, ये रहा इस फलक का एंड, उन दोनों के बीच में सेंटर में यहां से और यहां से इसकी बराबर दूरी है। तो दोनों जो फलक हैं उनके एंड जो हैं उनसे बराबर, उनके बीच में, उनके सेंटर में है। अब इस अवयवी कण को हम कहेंगे साहब बीच में तो काय केंद्रित में भी था, काय केंद्रित में और अंतः केंद्रित में, अंतः केंद्रित में और अंतः केंद्रित में डिफरेंस क्या है उसको समझें आप। जो अंतः केंद्रित या काय केंद्रित था उसमें यहां था अवयवी कण, वो सभी फलक हैं उनके बीच में आ रहा था। ऊपर नीचे की देखें उनसे बराबर दूरी पर है, साइड वाले देखें उससे बराबर दूरी पर है, आमने सामने वाले देखें उनसे भी बराबर दूरी, क्योंकि वो पूरी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। लेकिन अंतः केंद्रित वाला जो टोटल 6 फलक हैं, उन 6 फलक में से कोई भी सिर्फ 2 फलक के ही सेंटर में होता है। जैसे इसकी हमने एग्जांपल डिस्कस किया, तो ये फलक आमने सामने वाली, इनके तो ये बिल्कुल बीच में है, लेकिन ऊपर नीचे वाली देखें तो ये तो नीचे वाली जो फलक है उसके बिल्कुल पास है और ऊपर वाली फलक से काफी दूरी पर है, कोई संबंध नहीं। तो केवल किन्हीं 2 विपरीत आमने सामने स्थित फलक हैं, उनके बीच में अगर अवयवी कण है तो वो कहलाएगा अंतः केंद्रित। क्लियर बात बिल्कुल। डेफिनेशन लिख लें इसकी। ऐसी एक कोष्टिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत यानी आमने सामने की, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, कोई भी 2 आमने सामने की जो फलक होती है उनके केंद्र में पाया जाता है। तो ये प्रकार हैं एकक कोष्टिका की। अब हर प्रकार में जितनी भी संभावनाएं हैं उनको यदि हम देखें तो कुल मिलाकर ये एक, नीचे आपको अलग से एक महत्वपूर्ण बात बच्चों नोट करनी है कि जो सबसे सरलतम प्रकार इसका है आद्य एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका जिसमें हम देखते हैं कि केवल कोनों पर अवयवी कण होते हैं। अलग अलग ज्यामितीय आकार के आधार पर देखें तो कुल 7 प्रकार की आद्य एकक कोष्टिकाएं पॉसिबल होती हैं। अलग अलग अभी डिस्कस करेंगे हम, विषम लंबाक्ष है, घनीय है, अलग अलग उनके आकार, ज्यामितीय आकार है। पहले इस डायग्राम की सहायता से एक बार फिर क्विक रिवीजन करें कि किसी भी एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहां स्थित हैं, इसके आधार पर इनके प्रकार हैं। अगर किसी एकक कोष्टिका में केवल कोनों पर अवयवी कण हो तो बोलो उस एकक कोष्टिका को क्या कहेंगे? सरल, सरल या आद्य प्रिमिटिव। केवल कोनों पर अवयवी कण है। घन में कितने कोने होते हैं? 8। अगर कोनों के अलावा अन्य स्थिति पर भी अवयवी कण हो तो उन्हें कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्टिका। और वो कोनों के अलावा कहां स्थित है उसके आधार पर 3 प्रकार है। अगर उसकी पूरी एकक कोष्टिका के सेंटर में है, काय केंद्रित, बिल्कुल बीचों बीच उसके अवयवी कण एक एक्स्ट्रा है, तो वो अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड। अगर प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक एक अवयवी कण है, फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड। और अगर किन्हीं 2 विपरीत फलक हैं उनके बीच में अवयवी कण एक्स्ट्रा और है तो वो हो जाएगा अंत्य केंद्रित। अब हमारी जो सरल या आद्य एकक कोष्टिका है, ज्यामितीय आकार के आधार पर ये जो आद्य एकक कोष्टिका होती हैं ये बच्चों 7 प्रकार की होती हैं। क्रिस्टलों में ये देखा गया है कि 7 प्रकार की सरल एकक कोष्टिकाएं पॉसिबल हैं। तो इतनी बात आप लोगों के क्लियर हो गई बिल्कुल। आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद हम। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों उस टेबल की ओर जिसका अभी अपन जिक्र कर रहे थे, जो 7 प्रकार की जो हमारी जो सरल एकक कोष्टिकाएं हैं वो कौन सी हैं।
उनकी ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये हैं वो 7 प्रकार, बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। इसमें से जो छोटे क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर वाले बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए ये टेबल बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 प्रकार है। पहला सबसे सरलतम प्रकार घनीय। तो इसमें क्या पूछा जाता है अपने से कोई भी एकक कोष्टिका का क्रिस्टल तंत्र का 7 प्रकार की आद्य एकक कोष्टिकाएं, उनमें नाम दे दिया जाता है उसका। जैसे अपने को कहेगा कि भाई घनीय क्रिस्टल तंत्र के अभिलक्षण लिखिए, विशेषता लिखिए। तो अभिलक्षण में 2 चीजें आ जाती हैं, हम पढ़ के आए हैं। क्या क्या आ जाती हैं? अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण, ABC, अल्फा बीटा गामा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। अब जैसे घनीय है, घनीय में ये संभावना वाला जो कॉलम है उस पर ज्यादा आपको स्ट्रेस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम और उसके बाद सीधा आप आ जाएंगे अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण वाली बात पे। अब घन के बारे में बच्चों आप सभी जानते हैं, जो घन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं। इसका मतलब अक्षीय दूरी सारी बराबर हैं। ये देखिए, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इसका मतलब घनीय एकक कोष्टिका में, घनीय क्रिस्टल तंत्र में सभी अक्षीय दूरियां समान होती है। इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है? सभी अक्षीय दूरियां समान होती है। कह सकते हैं इसी बात को गणितीय रूप में लिखा गया, A बराबर B बराबर C लिख दिया। इसका मतलब, इसका मीनिंग यही तो है कि सभी अक्षीय दूरियां समान होती है, कोई फर्क नहीं होता। अगली विशेषता अक्षीय कोण की क्या स्थिति है? तो कोण में देखो, यहां पर ये कोण इसका लिखा हुआ नहीं है, अपने को ये नोट करना है बच्चों। अक्षीय कोण वाले कॉलम में मैं जिस ढंग से लिख रहा हूं उस ढंग से आप इसको नोट करेंगे। अपने को क्या लिखना है यहां पर? एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब घनीय जो एकक कोष्टिका होती है उसमें सभी अक्षीय कोण बराबर होते हैं। देखिए, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और सभी समकोण होते हैं। बस आगे एग्जाम्पल वगैरह भी इस कॉलम को भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 चीजें अपने को कवर करनी है। क्या इसमें आप बनाएंगे? नंबर 1 उसका प्रकार, क्रिस्टल तंत्र का नाम लिखेंगे, उसके बाद अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण। ये 3 कॉलम उसमें अपने को टेबल में बनाने हैं। क्लियर है बात? अच्छा, तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया घनीय एकक कोष्टिका के अभिलक्षण लिखिए, तो हमने लिखा नंबर 1 अक्षीय दूरियां समान होती हैं, A बराबर B बराबर C। अक्षीय कोण समान होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से जो द्विसमलंबाक्ष होते हैं उनमें A और B जो अक्षीय दूरियां होती हैं वो तो इक्वल होती हैं, लेकिन C अलग होती है। कोण इसमें भी सारे बराबर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तीसरा विषमलंबाक्ष, इसमें तीनों अक्षीय दूरियां अलग अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। कोण इसमें भी बराबर होते हैं सारे, और सारे समकोण होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। नंबर 4 षटकोणीय। षटकोणीय में 2 अक्षीय दूरियां A B बराबर C अलग होती है। अक्षीय कोण उसमें एल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होते हैं और गामा 120 डिग्री होता है। 5 नंबर पे त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय, इसमें अक्षीय दूरियां समान होती हैं और तीनों कोण बराबर तो होते हैं, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन समकोण नहीं होते, उनका मान 90 डिग्री नहीं होता है। तीनों कोण बराबर होते हैं, जितना भी जो भी वैल्यू होगी तीनों की एक जैसी होगी। इसके बाद 6 नंबर पर एकंताक्ष। एकंताक्ष में तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं, एल्फा और ओमेगा बराबर 90 डिग्री होते हैं और बीटा का मान 90 डिग्री नहीं होता है। B इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मान 90 डिग्री से अलग होता है। इसके बाद बच्चों इसका फटाफट इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आप आगे बढ़ जाएं। इसके बाद हम चलिए
ये लास्ट प्रकार इसका बच्चों रह गया जिसको हमें डिस्कस करना था, और ये इसका लास्ट प्रकार है सातवां त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में तीनों अक्षीय दूरियां भिन्न होती हैं, तीनों सब कुछ भिन्न है इसमें त्रिंताक्ष में। ए बी सी तीनों अक्षीय दूरियां अलग अलग, तीनों अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा अलग अलग, और 90 डिग्री भी वो नहीं होते हैं। तो सब कुछ भिन्न है, अक्षीय दूरियां अलग अलग, अक्षीय कोण अलग अलग, और किसी भी कोण का मान 90 डिग्री भी नहीं होता, तो वो होता है त्रिंताक्ष। तो ये सरल एकक कोष्ठिका के 7 प्रकार थे। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने क्रिस्टल की संरचना से संबंधित 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट बच्चों हमने डिस्कस की, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका यूनिट सेल। और जो यूनिट सेल होती है उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, 2 प्रकार के पैरामीटर्स हमने पढ़े, अक्षीय दूरियां ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा। और उन एबीसी और अल्फा बीटा गामा का जो मान है उसके आधार पर ये एकक कोष्ठिका के 7 प्रकार हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सरल एकक कोष्ठिका के 7 प्रकार हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है।